चलो, गुड इवनिंग। खत्म हो गया था पीरियोडिक टेबल। नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अरे, आप बातें मत करो बिल्कुल भी। न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, बातें बिल्कुल भी नहीं। चलो समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, इस चैप्टर को अपन पढ़ क्यों रहे हैं। चलो सुनना बात को ध्यान से। जैसे अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा कि जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, इस टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब इन एलिमेंट्स के बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर ली पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब इन एलिमेंट से हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि हमने कैल्शियम क्लोराइड बनाया या हमने मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई बनता है या नहीं बनता। ठीक है। बनता है तो कैसा होगा, आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। आयनिक होगा और कोवलेंट होगा, स्टेबल होगा या नहीं होगा, इन सब की हम डिटेल स्टडी किसके अंदर करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है। तो अभी तक हमने एलिमेंट पढ़े हैं और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर उन एलिमेंट से हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। आई बात समझ में। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने का बेसिक पर्पस क्या है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करना। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, अरे है ना, और चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप बॉन्डिंग से क्या समझते हो। एक तो वो ऐसे नहीं चल। अब बातें मत करो बिल्कुल भी, अभी हो जाएगा, चलिए बस 5 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले अपन इसका जनरल डिस्कशन करते हैं चैप्टर का। चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं ये तो आपको आ गया समझ में। ठीक है। अब सबसे पहले इस टर्म पे आते हैं, जनरल टर्म की बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। जनरल मीनिंग बॉन्डिंग, जैसे अगर अपन सिंपल वे में बात करें कि जैसे कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं तो वो हॉस्टल से एलन भी साथ में आते हैं। ठीक है। एलन से हॉस्टल भी साथ में जाते हैं, मेस में खाना खाते हैं तो भी साथ में ही खाते हैं। और जैसे मान लो कि बाहर से कोई स्टेशनरी नोटबुक वगैरह लानी है तो वो भी साथ में ही लाते हैं। अब जैसे तुम में से
जैसे तुम में, पहले इसको बात को सुन लो ध्यान से, इसी से ही पूरा जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो इसी से ही रिलेट होगा, और इस लाइन को आप इन बातों को अच्छे से सुन लोगे तो पूरा चैप्टर, मतलब पूरे चैप्टर का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि जो बॉन्डिंग एक्चुअल में होती क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हम, हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होता है, हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट यह होता है कि यार ये दोनों दोस्त साथ में रहते हैं, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, यही स्टेटमेंट होगा। नॉर्मल वे में भी इस टर्म को हम काम में लेते रहते हैं कि यार इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जैसे मूवीज वगैरह में भी देखते हो। तो जय वीरू, अब जय वीरू है तो क्या वो उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है? अब बॉन्डिंग अच्छी है इसका मतलब क्या है? बॉन्डिंग अच्छी है इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन अच्छा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन अच्छा है। अट्रैक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने दो दोस्तों की बात की, अगर जैसे कोई दो आदमी रोड पे ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, एक इस साइड से जा रहा है एक इस साइड से जा रहा है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो ये अपने रास्ते जा रहा है, वो अपने रास्ते जा रहा है, चले गए दोनों। अब दोनों चले गए तो न तो दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ, न दोनों की कोई बातचीत हुई, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो जहां पर अट्रैक्शन होगा वहीं पर ही बॉन्ड बनेगा। ये बात आ रही है समझ में? जैसे मान लीजिए कि कोई दो दुश्मन है, दुश्मन इतने खतरनाक है कि दोनों एक दूसरे को, सामने अगर नजर भी आ जाता है ना तो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मारना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि देखते ही दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कहीं पे रिपल्शन ज्यादा होता है, कहीं पर, तो जैसे मैंने आपको बोला कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया मतलब एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू कर दिया, इसका मतलब दोनों के बीच में कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। अगर फ्रेंडशिप रखनी है तो अट्रैक्शन ज्यादा होना ही चाहिए। यानी कि अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा होना चाहिए रिपल्शन से। अगर रिपल्शन ज्यादा हुआ, जैसा कि मैंने आपको केस बताया कि दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे, तो वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। बात आई समझ में? तो अगर कहीं पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होना जरूरी है। अब जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारा कोई छोटा भाई है या छोटी बहन है, आपस में लड़ते होंगे, है ना, थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती होगी, उसने इसके मार दी, उसने उसके मार दी, मार लिए, रो लिए, खुश हो लिए, हंस लिए, फिर उसके बाद में क्या होगा कि 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। यानी रिपल्शन तो वहां पे भी हुआ, रिपल्शन तो वहां पे भी हुआ, लेकिन रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं था कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है, रिपल्शन वहां पे भी था, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा था? अट्रैक्शन। तभी तो वापस से 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद नॉर्मल हो गया सब कुछ। अरे तू तो यार मेरा भाई ये यार, अगर एक दो मार दियो तो फिर वो भी बोलेगा अरे भैया मैंने भी मार दियो तो यार, है ना, भरत मिलाप हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि रिपल्शन हो सकता है और रिपल्शन होगा, लेकिन ओवरऑल अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर ही रहेगा। और वही अट्रैक्शन आप दोनों को, मान लो छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो आप दोनों को अच्छे से बांध के, अच्छे से बॉन्ड करके रखेगा। बात आई समझ में? अगर अट्रैक्शन है ही नहीं तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, कोई मतलब ही नहीं है। अगर रिपल्शन है तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं तो कन्फर्म में कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। बात आई समझ में? पक्का? तो अगर बॉन्ड बनाना है तो पहली कंडीशन, अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, किससे? रिपल्शन से। तो लिखो लाइन, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखो। अट्रैक्शन फोर्स, attraction force between two or more than two chemical species, attraction force between two or more than two chemical species which hold them together, which hold
them together, which hold them together is called chemical bond, is called chemical bond. बात आई समझ में? सेकंड पॉइंट लिखो, for bond formation attraction always greater than रिपल्शन। सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब जैसे हम एटम का केस लेते हैं, और एटम का केस लेते हैं तो हम दो एटम को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करते हैं तो देखते हैं कि दोनों के बीच में कौन डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। जैसे मान लीजिए एक एटम मैंने यहां पे लिया, ये न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि ये एटम 1 है, ठीक है। एक दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और मान लेते हैं कि ये एटम 2 है, ठीक है। इनको हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं कि जैसे मान लो कि फर्स्ट एटम है, तो फर्स्ट एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इसको मैंने बोल दिया P1। क्या बोल दिया? P1। मतलब P का मतलब प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को बोल दिया E1, ठीक है। इस प्रोटॉन को बोल दिया P2, इस इलेक्ट्रॉन को बोल दिया E2। अब अगर इन दोनों एटम्स को बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो दूर रह के तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर दोनों को बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए पास आना पड़ेगा, अरे पड़ेगा। और जब दोनों को पास में आना पड़ेगा, तो जब दोनों पास में आएंगे तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों के पास प्रोटॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, मतलब अट्रैक्शन भी लगेगा, रिपल्शन भी लगेगा। तो हमें ये देखना है कि कहां कहां अट्रैक्शन लगेगा, कहां कहां रिपल्शन लगेगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अट्रैक्शन कम लगेगा, रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन या कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी जगह अट्रैक्शन है और कहां कहां रिपल्शन है। एक साइड पे मैं लिख देता हूं अट्रैक्शन, एक साइड पे मैं लिख देता हूं रिपल्शन। अब दोनों अभी तो कहां है? दूर दूर है, और बॉन्ड बनाना है तो पास पास आना पड़ेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा। बिना पास आए बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है? चलो देखते हैं अपन। आप यहां पे आइडेंटिफाई करके बताओ कि कहां कहां अट्रैक्शन लग रहा है। P1 और E1 में, P1 और E1 में, P2 एंड E2 में, P2 और E2 में, और कहां कहां है? दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं ना। और कहां पर अट्रैक्शन है? P2 और E1 में भी होगा, दोनों अपोजिट चार्ज है, यानी P2 और E1। और कहां अट्रैक्शन होगा? P1 और E2 में। तो P1 और E2 में भी अट्रैक्शन होगा। अच्छा, रिपल्शन? P1 P2 में रिपल्शन होगा, तो P1 और P2 में रिपल्शन होगा, और E1 और E2 में भी रिपल्शन होगा। तो P1 और P2 में भी रिपल्शन है, और E1 और E2 में भी रिपल्शन है। P1 P2, E1 E2। अब आप ये देख के बताओ कि ज्यादा कौन है, क्योंकि अट्रैक्शन कितनी जगह है और रिपल्शन, यानी अट्रैक्शन 4 जगह है। इसका मतलब क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा? यानी अट्रैक्शन अगर डोमिनेटिंग फैक्टर होगा तो कंपाउंड का या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि जब दो एलिमेंट एक दूसरे के पास पास आएंगे तो वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर है, अट्रैक्शन ज्यादा है। बात आई समझ में? अब जैसा कि ये तो हमने पढ़ा कि बॉन्ड कैसे बनेगा, पढ़ा बॉन्ड कैसे बनेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से। हमने देख भी लिया कि दो एटम पास पास आएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा ही हो रहा है रिपल्शन से, इसलिए दोनों एटम कंबाइन हो जाएंगे। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आपने बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स।
बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हम 4 टाइप के बॉन्ड्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज आयोनिक बॉन्ड, थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फोर्थ इज मेटेलिक बॉन्ड। फोर्थ कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड के अंदर हम फर्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड हम पढ़ते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स को हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, ये सभी बॉन्ड्स इसके अंदर पढ़ने हैं। वॉन्डर वॉल तो एक बार अपन ने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था एटॉमिक रेडियस के अंदर, तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और इतना बड़ा है कि लास्ट तक जब तक ये खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक ये नहीं बोलना है कि चैप्टर कब खत्म होगा। मतलब अगर आपके मन में ये सवाल भी आए ना कि ये चैप्टर कब खत्म होगा अभी मैं बता देता हूं, अभी पूछ लिया इसने तो मैं अभी बता देता हूं कि ये चैप्टर आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 20 नवंबर 20 से 25 नवंबर तक चलेगा, यानी 2 महीने का ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो पहले। 2 महीने का ये चैप्टर रहेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उससे 1.5 टाइम है, ये मान के चलिए। और चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार एक्सरसाइज 2 खोलना, मैं अभी बताऊंगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी पूरे क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, ये तो अभी पूरे क्वेश्चन नहीं है। हर साल 3 नहीं आते बेटा, एक बार देख अच्छे से। एवरी ईयर इस चैप्टर से 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरी ईयर, अकेले इससे। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, हर साल 5 to 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। दूसरी बात मेरी ध्यान से सुन लेना, एक बार को आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगाने की कोशिश करो, तो हम मान लेते हैं कि भाई 6 क्वेश्चन आए। ठीक है, 6 क्वेश्चन का मतलब 6 to 7 आए, मतलब ये मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए। अब आप ये मान के चलिए कि नीट के अंदर 11th और 12th, 11th का ये मान ले 50% होता है, 12th का भी मान ले 50% होता है। 50% का मतलब 360 मार्क्स 11th के, राइट, और 360 में से 30 मार्क्स, यानी ये अकेला जो है ना, अकेला ये आपकी पूरी 11th का 8 से लेके 10% वेटेज रखता है, पूरी 11th का है। हाँ, क्योंकि चैप्टर 2 ही तो है, इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे अब तुम यार उस बात पे आ जाते हो कि मैंने बोला है 50%, ऐसा नहीं है। जैसे इस बार 12th का वेटेज 60% था, 40% 11th का था। नॉर्मली क्या होता है 55-60 या 50-50 या 60-40 ऐसा चलता है। ऐसा कोई कंफर्म थोड़ी कि 50-50 आएगा है? एस ब्लॉक भी है ना, उसमें से एक क्वेश्चन आता है इस ब्लॉक में से, वो भी आ जाए तो, लेकिन इससे कंफर्म मान के चलिए कि 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। अरे हर साल बोला है ना, इस बार क्या होता है, हर साल 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अरे हर साल बोला है ना, इस बार क्या होता है। तो ये ध्यान रखना कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। और जैसे ही चैप्टर अपन पढ़ते जाएंगे तो एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करते हुए जाएंगे, क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व होंगे। बस लास्ट तक ये नहीं बोलना है कि चैप्टर, चलो यहां तक लिखो।
हाँ लिखो। इस चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग है। बातें नहीं यार, बातें नहीं बिल्कुल भी। इसको लिख लो फटाफट से। और बातें करनी है तो धीरे धीरे करो, चुपचाप, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? चैप्टर अपने आप ही एनर्जी ला देगा। उसका आइडिया नहीं है यार, वो प्रियांशु से पूछना ना। पढ़े ना एनसीईआरटी, चैप्टर खत्म होने के बाद में पढ़ो जो भी तुम्हें पढ़ना है। नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है यार। तुम तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, दिवाली पे घर जाएं क्या? मैं बोलूंगा चल जाओ, सर हमारा तो मन नहीं हो रहा। तो मैं बोलूंगा मत जाओ, सर वो पापा बोल रहे हैं कि आ जाओ दिवाली पे। तो मैं बोलूंगा चल जाओ, लेकिन सर मेरा मन नहीं हो रहा। तो मैं मत जाओ, तो सर मैं क्या करूं? अरे यार बातें मत करो, बातें मत करो यार, डोंट डिस्कस। ये सब आपका डिसीजन है, आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो आपकी मर्जी। आप बातें मत करो यार। घर वालों से पूछ लो, आप डिसाइड कर लो। अरे पहले 11 तो पढ़ ले यार, किसने पूछा ये? पहले 11 तो पढ़ ले यार। पेरेंट्स को लेके अभी मत जाना तू तो। नहीं मतलब पेरेंट्स ही लेके आ जाएंगे इसको, क्योंकि तब तक तो एक दो टेस्ट हो ही जाएंगे। हाँ दो तो हो ही जाएंगे। चलो डन। हाँ चलो डन। चलो अब बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना। अबे इतनी देर से क्या ये एक वो फोटो बना कर ये कर रहे हो क्या? चलो इधर देखो अब। कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बातें मत कर, एक बार में के जो सुन लिया करो, फिर वही होगा, फिर बाहर निकालना पड़ेगा खामखा। चलो इधर देखो, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब यह है कि अगर कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाना चाहता है तो क्यों बनाना चाहता है? स्टेबल होने के लिए। बेसिकली आप क्या बोलोगे कि कोई भी एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? स्टेबल होने के लिए। जैसे आपको मालूम है कि क्लोरीन है, हमने पढ़ा भी है कि आइसोलेटेड एटम अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होता है तो इसको दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cl2 कैसा होता है?
स्टेबल होता है। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि अगर बॉन्ड बनाना चाहता है कोई भी एलिमेंट तो उसका बेसिक रीजन क्या होता है, स्टेबिलिटी को गेन करना, टू गेन स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी को गेन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जो भी कंपाउंड बना है या जो भी बॉन्ड बना है वो बॉन्ड मिनिमम एनर्जी स्टेट के अंदर बना हो, यानी उसका फॉर्मेशन कौन सी स्टेट में हुआ हो, मिनिमम एनर्जी स्टेट में। और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन लाइन का मतलब क्या है कि जैसे एलिमेंट से कंपाउंड बना, कंपाउंड बना तो हमने बोला कि वो कंपाउंड स्टेबल है ना। अब स्टेबल है तो स्टेबल क्यों है, या तो वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में बना हो या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर उसने इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया हो। इन दो तरीकों से वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला मेथड पढ़ते हैं और फर्स्ट वाले मेथड का नाम है मिनिमम एनर्जी स्टेट और इसको हम बोलेंगे टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। अब इस मिनिमम एनर्जी स्टेट का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। जैसे एक बार तुम सबने कॉम्प्लेन, बूस्ट, हॉर्लिक्स पी लिया था, फिर भी थोड़ी एनर्जी की कमी रह गई थी तो ग्लूकोज भी पी लिया था, है ना। फिर उसके बाद में क्या किया था, इसके ग्राउंड के चक्कर काटे थे। पहले तो 10 चक्कर काटे थे, फिर भी थोड़ी एनर्जी बच गई थी, तो फिर कितने काटे थे, 10 और काटे थे, टोटल 20 चक्कर काटे थे। अब 20 चक्कर काटने के बाद में फिर चुपचाप आके और बैठने के बाद में दोस्त ने बोला कि कचौरी खाने चलते हैं, तुमने क्या बोला था, जो भी लाना है यही लिया, मैं तो कहीं भी जाने वाला नहीं हूं। यानी ओवरऑल इस प्रोसेस में क्या हुआ था, मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि ये प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ था कि आप स्टेबल कब हुए थे, जब आपकी एनर्जी पूरी तरीके से लूज हो गई थी, और लूज हो गई थी तो आप स्टेबल हो गए थे। यहां पर जो हमने एनर्जी बोली थी वो बोली थी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोली थी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर थी, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि आप चुपचाप आके बैठ गए थे, स्टेबल हो गए थे, मतलब आपकी एनर्जी कैसी थी, बिल्कुल मिनिमम थी, बिल्कुल मिनिमम थी, यह बात सबको मालूम है। तो मिनिमम एनर्जी स्टेट का मतलब भी यही होता है। देखो समझना ध्यान से, ये दो एटम है, ठीक है, ये दो एटम एक दूसरे के पास में आए, एक दूसरे के पास में आए तो इन दोनों एटम ने मिलकर बॉन्ड बनाया, ठीक है। अभी बॉन्ड ऐसा बना, थोड़ा वीक है ना। अब इनके बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के पास पास आते जा रहे हैं, और पास पास आते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर अट्रैक्शन दोनों के बीच में मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया तो ये जो बॉन्ड बना है हाईली स्ट्रॉन्ग, हाईली स्टेबल है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहीं पर भी हाईली स्ट्रॉन्ग या हाईली स्टेबल बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि उस केस में अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, उस केस में अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। और अट्रैक्शन अगर मैक्सिमम होगा तो बनने वाला बॉन्ड हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जाहिर सी बात है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बात आई समझ में, पक्का। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं, अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड हाईली स्टेबल होगा, यानी अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो मैंने यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि अगर आपको हाईली स्ट्रॉन्ग या हाईली स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए अट्रैक्शन तो कैसा होना चाहिए, और अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, बात आई समझ में।
तो अगर कहीं पर भी आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है फॉर हाईली स्ट्रॉन्ग या फिर हम बोले स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन, attraction is and potential energy is minimum। बात आई समझ में? पक्का? चलिए अब एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी के अंदर। अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो बनने वाला कंपाउंड हाईली स्टेबल होगा और जो भी बॉन्ड बना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड कैसा होगा? हाईली स्टेबल होगा। अब यहां पर बॉन्ड बना और आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? क्यों? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों किया कंपाउंड ने, तो आपका आंसर होगा स्टेबिलिटी को गेन किया। और जैसे अब अपन ने एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, तो Cl प्लस Cl ये कैसा था? अनस्टेबल। अनस्टेबल ये कैसा है? अनस्टेबल। दोनों ने मिलके क्या बनाया? Cl2 कैसा? अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, पहले दोनों अनस्टेबल थे, मतलब एनर्जी, अनस्टेबल की एनर्जी क्या होगी और स्टेबल की एनर्जी, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। और एनर्जी रिलीज हुई है तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बात आ गई समझ में? इन तीनों पॉइंट में से किसी पॉइंट में डाउट है? श्योर? चलिए लिखिए फिर। ईएन की एक्सरसाइज कर लेना, मंडे को फिर डिस्कस करेंगे उसको। क्या हो गई? डिस्कस हो गई ईएन की? हो गया? डाउट थोड़ी आया होगा, एक क्वेश्चन में आया होगा, एक तो रिएक्टिविटी वाले में। रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन जो है फिजिकल स्टेट से होगा। क्या? हाँ रटने पड़ेंगे। हाँ डाइपोल मोमेंट के अंदर पड़ेंगे। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, बहुत ही बड़ा। लेक्चर की यार क्या पूछता रहता है रे तू भी यार। मान ले कम मिले होंगे तो क्या जल्दी करूंगा?
ये तो ऐसे करते रहते हैं। नर्चर में किसी चीज की कोई बाउंडेशन नहीं होती। हाँ, हो जाएगा खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट? डाउट? यार ऐसे इतनी धीरे धीरे लिखेगा तो चार, ये 3 लाइनें लिखिए टोटली। चलो आगे। हाँ, अरे तो पढ़ तो सही, पूरा पढ़े एनसीईआरटी को, शुरू शुरू लास्ट लास्ट नहीं, पूरा पढ़ उसको। सब काम का है। अब तो बोल रहा है एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बेकार चीजें हैं, बहुत सारा लेंदी है ये, तो अब वो पढ़ेगा तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ना। और क्या, फिर छोड़ दो, मुश्किल है पढ़ना तो। चलो फर्स्ट केस हमने देखा कि अगर कोई भी कंपाउंड स्टेबल होता है, तो स्टेबल होता है तो हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड का फॉर्मेशन मिनिमम एनर्जी स्टेट में हुआ है, और मिनिमम एनर्जी स्टेट में हुआ है इस वजह से वो कंपाउंड कैसा है, स्टेबल है। ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया समझ में? अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो आपका पहले पढ़ा हुआ भी होगा, और सेकंड कॉन्सेप्ट का नाम होता है टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसी का ही दूसरा नाम होता है लुईस कोजेल थ्योरी, और इसी का ही एक और नाम होता है लुईस ऑक्टेट थ्योरी। और लुईस ऑक्टेट थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LOT। एक VBT, एक MOT। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग वाली थ्योरी है LOT, यानी लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लिखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट। हाँ, पहले हेडिंग लिख लो। लिखो इसके अंदर, एवरी एलिमेंट wants to achieve every element wants to achieve inert gas configuration, inert gas configuration, because this configuration is highly stable, is highly stable। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट और ऐड कर लेना। हाइड्रोजन एंड लिथियम, हाँ दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन एंड लिथियम नेवर फॉलो octet rule, never follow octet rule, they have follow
डुप्लेट रूल, डुप्लेट, DUPLET, डुप्लेट रूल। चलो इन दोनों पॉइंट्स को हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल होना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपन जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो लुईस ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इसके ऊपर। तो लुईस ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, लुईस ये बोलता है कि कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहता है तो वो कब स्टेबल होगा, जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, यानी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा फ्लोरीन, ठीक है, हेलोजन है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हेलोजन का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। तो फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां पर एक और फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करें, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर एक बार को हम ऐसा सोचें कि जैसे मान लो हमने क्लोरीन लिखा है ना, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वही जितने फ्लोरीन उतने क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 7, यही होता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देना। तो हमारा आंसर क्या होगा कि भाई अगर 7 इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है, 7 इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है, तो इसका मतलब आईपी देना पड़ेगा। और आईपी कितना? IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 करके आईपी, और IP7 दोगे तो आपको मालूम है आईपी कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक होता है सक्सेसिव आईपी ऑलवेज, और सक्सेसिव आईपी ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो मतलब इसको एनर्जी देके यहां से 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाईली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और हाईली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो चला तो स्टेबल होने के लिए था, कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे तुम पीरियोडिक टेबल के अंदर पूछ रहे थे ना कि सर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं मैक्सिमम, किसी ने पूछा था। ऐसे डाउट बहुत ज्यादा पूछते हो तुम कि सर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ो और ध्यान से देखो यहां पर क्या है केस, कि अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करी तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता जाएगा और चलाता स्टेबल होने, और कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो रिमूव, अब रिमूव नहीं कर पाएगा तो इसके पास में एक ही सॉल्यूशन बच रहा है, क्या? शेयरिंग कर ले। और शेयरिंग करेगा तो शेयरिंग में ये बात ध्यान से देखना कि फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? और 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो फ्लोरीन को ओनली एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, करेगा। तो फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इसके साथ में, इस वाले फ्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इसके साथ में, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे पूछा जाए इस फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो ये जो शेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंने क्रॉस से बनाया है, ये शेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अकाउंट में काउंट होंगे। दोनों के अकाउंट से मतलब क्या है कि अगर आप यहां पे कैलकुलेट करते हो तो फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 तो ये हो गए। और ये जो शेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें भी काउंट होंगे और उसमें भी काउंट होंगे। तो 6 7 8 हो गए 8। तो इस फ्लोरीन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और इस फ्लोरीन के पास 6 तो ये, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेड इलेक्ट्रॉन है वो इसके भी अकाउंट में काउंट हुए, इसके भी अकाउंट में काउंट हुए। तो इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस वजह से फ्लोरीन स्टेबल हो गया। बात आई समझ में? अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्लोरीन
सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उससे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि F2 के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। बात आई समझ में? तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 होंगे तो वहां पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बात आई समझ में? चलिए जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। दूसरे ऑक्सीजन में 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो रिक्वायरमेंट कितने की है, और 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तो जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। तो अब यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, इस वाले ऑक्सीजन के, और 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 4, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के अकाउंट में, तो 4 तो ये वाले, 4 ये वाले, कितने हो गए, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, O डबल बॉन्ड O। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है रिक्वायरमेंट, और 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 की रिक्वायरमेंट है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवा दी, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवा दी। आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे तो कितने हो गए, 8, यहां पर भी। और अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है, कोई डाउट, श्योर। तो ये हमने देखा कि कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और इस तरीके से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ये लाइन में यहां पे ऐड कर देता हूं कि अगर 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 1 1। अगर 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2, और अगर 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो, ये बात आई सबको समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट, श्योर। कोई डाउट नहीं है, चलो डाउट नहीं है तो फिर एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, बन गया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे बचे हुए रह गए, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही बचे हुए रह गए। अब ऐसे के ऐसे ही बचे हुए रह गए, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही रखे रह जाते हैं, ऐसे के ऐसे रखे रहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट, मतलब जिनकी शेयरिंग, जिनका शेयरिंग से कोई लेना देना, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को बोला जाता है लोन पेयर। लोन पेयर हमने बोला ना, तो ये लोन शब्द कहां से आया, अलोन से, अलोन से मतलब अकेले अकेले। बात आई समझ में? तो अगर हमसे पूछा जाए कि F2 के अंदर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, समझना एक मिनट,
अगर हमसे पूछा जाए F2 के अंदर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, मैं यहाँ पे पहले तो फुल में लिख देता हूं, फिर बीपी काम में लूंगा इसको। F2 के अंदर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो ये बात दिमाग में रखो कि पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा है बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे F2 के अंदर? भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हुई ना। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड कौन सा है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये बात सबको समझ में आ गई थी। तो यहां पर जो बॉन्ड पेयर होंगे वो कितना होगा, क्योंकि पेयर का मतलब, और पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है तो इसको बोला जाएगा बॉन्ड पेयर। तो यहां पर बॉन्ड पेयर हुआ 1। अगर हमसे पूछा जाए लोन पेयर कितने होंगे, तो भाई जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो सब क्या होंगे, और लोन पेयर होंगे, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए? 6। बात आई क्या समझ में? नहीं अभी नहीं आई। ये मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया कि F2 का केस है। ठीक है, चलो O2 के केस पे आते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं O2, O डबल बॉन्ड O। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां पर जैसा ये डायग्राम हमने बनाया एज इट इज वैसा ही डायग्राम बना रहे हैं हम, कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं कर रहे। अब आपसे पूछा जाए कि लोन पेयर कितने होंगे, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। तो लोन पेयर तो हो गए भाई 4। और अगर पूछा जाए बॉन्ड पेयर, तो कितने बॉन्ड है? 2। और जितने बॉन्ड है उतने ही बॉन्ड पेयर। जितने बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। आता ही क्या समझ में? पक्का? तो फिर नाइट्रोजन पे आओ। एज इट इज यही डायग्राम है, इधर मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए, इधर भी इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब आपसे पूछा जाए बॉन्ड पेयर 3, क्योंकि जितने बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर हो गए इसके अंदर 3। और अगर पूछा जाए लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हो गए? 2। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? श्योर? बॉन्ड पेयर लोन पेयर का थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। ठीक है, आगे डिस्कशन होता जाएगा, आगे भी काम आते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा आइडिया अपने को जरूरी था। ठीक है, एक सेकंड लाइन मैंने यहां पे लिखी है, और सेकंड लाइन के अंदर हमने बोला है कि हाइड्रोजन एंड लिथियम नेवर फॉलो। लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हाइड्रोजन लिखा, इसके भी आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनको बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाना है तो ये क्या कर ले, एक एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि है ही एक ही इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इन्होंने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। इन्होंने अपना अब डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया तो हाइड्रोजन एंड लिथियम ये कभी भी, लिथियम लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एंड लिथियम कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते। जब भी फॉलो करेंगे तो डुप्लेट रूल को ही फॉलो करेंगे। मेरी बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? अगर बेरिलियम करेगा, अभी धीरे धीरे सब करने लग जाएंगे। हाँ, बेरिलियम तो खुद ही है ना। चलो एक बार को अपन ऐसा सोच सकते हैं, जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, मतलब मैक्सिमम इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। होंगे। एक बार को हम ऐसा सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन है,
इनिशियली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हमें ऑक्टेट रूल को फॉलो कराना है मतलब नेक्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा। यानी ये हाइड्रोजन क्यों ना 9 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और H-9 में कन्वर्ट हो जाए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? अरे यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात यह है कि आपने एक लाइन पढ़ी थी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो अगर आपने जैसे अपन ने ऑक्सीजन में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे जिसमें ही वो कैसा हो गया था, एंडोथर्मिक। तो यहां पे आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, और 9 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो ये कैसा हो जाएगा, हाईली एंडोथर्मिक। और हाईली एंडोथर्मिक हो जाएगा तो 9 इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरा का पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो चले तो भाई साहब स्टेबल होने के लिए थे और कैसे हो गए, और अनस्टेबल हो गए, इसका मतलब ये वाली प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी। तो अल्टीमेटली इसको भी क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? चलो एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं। मैं इन सबको एनर्जी से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है, उसका एक बेसिक रीजन है, अभी समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl NaCl के बारे में आप सबको मालूम है, सोडियम क्लोराइड होता है, और NaCl के अंदर एक तो है Na, दूसरा है Cl, राइट? Na प्लस में होगा 281, वैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है जैसे अपन पहले लिखते हैं, और Cl का 287, राइट? अब यहां पर NaCl है तो यहां पर क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन उसको गेन कर लेगा, और क्लोरीन गेन कर लेगा तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन किधर चल गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों स्टेबल हो गए। ये तो हुई बात आयनिक बॉन्ड की। लेकिन एक बार को ऐसे सोचो कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यही बोला हमने, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने उसको गेन किया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रोसेस आईपी, यानी सोडियम ने एनर्जी को और गेन किया तो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो है? मैंने अभी तक क्या बोला, मैं, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं इन सब टर्म को एनर्जी से रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मैंने फ्लोरीन के लिए भी आपको ये बोला था कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन दिलवा दो इससे, है ना? आपने बोला कि सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। हमने हाइड्रोजन के लिए बोला कि 9 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, तो आपने बोला कि भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा गेन होगी, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप ऐसा ना मान के चले कि ये जो लुईस ऑक्टेट रूल है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, ठीक है? पहली बात, इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान के चले, इनऑर्गेनिक नहीं, ये लुईस है, लुईस ऑक्टेट रूल है। अब जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, आपको लुईस ऑक्टेट को एक बार भूल जाओ, अपन एनर्जी के टर्म में बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कोई आपको सामने मिल जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चन दागना पड़ जाए तो ऐसे दाग दिया करो क्वेश्चन। जैसे NaCl है, NaCl में हमने ये बोला है कि Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है मतलब आईपी है, आईपी है मतलब सोडियम ने एनर्जी गेन की है। और सोडियम ऐसा काम क्यों करेगा कि वो एनर्जी गेन करे और अनस्टेबल हो जाए? हमारा क्वेश्चन ये है सिंपल सा। देखो उसी में आंसर मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. सोचो उसी में आंसर मिलेगा।
हाँ, आप समझना बात को, मैंने आपको क्या पूछा है, अरे यार इधर सुनो बात को, क्या पूछा है मैंने आपको कि Na इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा? स्टेबल होने के लिए करेगा, वो तो बात सही है, वो तो बात सही है, लेकिन हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अगर Na इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब दिस प्रोसेस इज, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो मतलब ये तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर सुनना ध्यान से, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज किया, इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, आईपी, आईपी बोला। अब आपको मालूम है कि Na और Cl, Na और Cl, Na और Cl में Na का आईपी कम होगा, बहुत कम होगा, फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल है, यानी एनर्जी तो बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा। बात आ रही है समझ में? सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज होगा मतलब जाहिर सी बात है कि एनर्जी तो बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि Cl इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करेगा, और Cl इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब Cl इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो आपको यह मालूम है कि Cl के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में और मैक्सिमम होती है, इसका मतलब यहां पर एन ओवरऑल एनर्जी रिलीज ही होगी। बात आई समझ में? नहीं आई हो तो वापस बताऊं, आ गई सबको? तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि एक तो हमने बोला कि भाई ऑक्टेट की वजह से स्टेबल है, आपने बोला मैंने बोला, हम इस दोनों इस बात से सेटिस्फाई हैं। लेकिन एक बार को अगर एनर्जी की टर्म से इसको रिलेट करके देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि यार ऐसे कैसे हो गया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं हर चीज को एनर्जी से इसलिए रिलेट कर रहा हूं क्योंकि जस्ट इसके ही बाद में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि ये जो लुईस ऑक्टेट भाई साहब थे, यानी जो लुईस भाई साहब थे, इन्होंने ये बोला उस जमाने में जब ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, उस जमाने में इनका इतना बड़ा नाम हुआ करता था कि ये बोल देते थे कि कोई एलिमेंट स्टेबल है तो वो स्टेबल है। अब कोई कितना भी बोल ले, अरे सर ये देखो ये तो अनस्टेबल है, ये क्या बोलता था, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? कंप्लीट तो नहीं है तो अनस्टेबल है, भाग जाए यहां से। इतना बड़ा नाम हुआ करता था। अब जैसे ये धीरे 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 रिसर्च होती गई, तो रिसर्च होती गई तो ये मालूम चला, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मालूम चला कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो भी स्टेबल हो सकते हैं, जिनके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी स्टेबल हो सकते हैं, और जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम सब डिस्कशन कर लेंगे अभी अपन। लुईस ऑक्टेट का उस जमाने में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, इस लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी अपन स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीजें अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आगे फिर क्या है कि चीजें इजी होती जाएगी। मैंने आपको क्या बोला कि लुईस, अभी तक आप क्या पढ़ के आए हो भाई, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू, क्योंकि जस्ट इसी के बाद में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑक्टेट अगर कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो भी स्टेबल हो सकते हैं। बात आई समझ में? पक्का? तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी उस जमाने में तो सही थी क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ये थ्योरी गलत है, पूरी तरीके से सही कि आप हर एलिमेंट के इसके ऊपर, हर एलिमेंट के ऊपर इसको अप्लाई कर दो कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है, नहीं है तो अनस्टेबल है, ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। बात आई समझ में? पक्का? आप फिर सबशेल कहां से आ गया यहाँ? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो अभी पढ़ेंगे अपन। तो यहां पर सिंपल बात करें तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इसको गेन किया, Na प्लस, और ये क्या है, Cl माइनस,
इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ कहां से कहां पर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? इसका जो प्रॉपर लॉजिक है ना स्टेबिलिटी का, जो मैंने बताया है वही इसका प्रॉपर लॉजिक है। अब वो आंखें खुलेगी ना, क्योंकि देखो एक सिंपल बात बताऊं, ऑक्टेट रूल तुमने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे बोलता, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, आयनिक बॉन्ड बना, बन गया। तो ये तुमने पहले पढ़ा। अब जैसे छोटा सा डाउट आया तो अपने दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई। फिर जैसे मैंने आगे बोला कि ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता ऑक्टेट वाला, तो ये प्रॉपर रीजन होता है इसका। बात आई समझ में? कोई डाउट? लिखो। बता देना उसने आंसर क्या? नहीं, आयनिक, आयनिक वाला। वहां पे अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। अभी रुक जाए, ये बॉन्ड तो पढ़ने हैं अपने को, 2 महीने तक ये बॉन्ड तो पढ़ने हैं, उसमें भी केवल कोवलेंट आयनिक, और वो बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, फिर भी 2 महीने तक। अब तो सोच कितने भारी भारी बॉन्ड पढ़ेंगे, वो बॉन्ड के अंदर भी कितना सारा पढ़ेंगे। नाम ही क्या है उसका? देखो NaCl के अंदर सोडियम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन को दे रहा है, और आपको मालूम है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब एनर्जी गेन की, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो वहां पर एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी लूज होगी तो मैक्सिमम एनर्जी लूज ही होगी, इस वजह से NaCl की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो पहले लिख ले इसको। हम्म मतलब किसको नहीं लेना था? देना था। नहीं, तुमने पढ़ा है ना एक सिंपल लाइन, कि भाई मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो हम क्या बोलते हैं, जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है ये। साइमल्टेनियस का मतलब समझता है? हाँ, ऐसे नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, फिर उसमें चल जाना ना यार, वैसे क्लास फ्री होने वाली है, क्या करेगा रे यार। लोन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते,
देख लिया सबने? चलो इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।